ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दुर्गों की श्रृंखला में एक विशेष दुर्ग लेकर आए हैं, जोधपुर मारवाड़ का जो दुर्ग है, जो राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था 1459 में, उस किले की हम बात करेंगे। अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध था ये दुर्ग और आज भी उसमें जो पुस्तकालय है, वहाँ की जो तोपें हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। देखो, जोधपुर जो दुर्ग है वो ये कहा जाता है कि जो पहाड़ी एक गिरी दुर्ग है और एक विशाल मेहरानगढ़ दुर्ग भी उसे कहते हैं, क्योंकि अपनी विशालता के कारण वो मेहरान की गढ़ बनो मेहरान, तब वो मेहरानगढ़ कहलाया। और उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, या मोर की जैसी आकृति होने के कारण उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। रावसिया उनके वंशज माने जाते हैं। ये कहते हैं कि राठौड़ जो राजपूत थे वो पहले यहाँ के नहीं थे। राठौड़ जो थे वो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के थे, फिर यहाँ आते हैं और गजनवी वगैरह के आक्रमण से फिर इधर आते हैं। इधर आते 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 फिर ये मारवाड़ में बस जाते हैं। मारवाड़ में उनको जगह ऐसी लगती है, फिर पहाड़ी देखते हैं, वहाँ पे एक जाति उसे विशेष रूप से, जिस जाति को ये कहा जाता है कि वो पत्थर को की आवाज़ उसको पीट कर उसकी आवाज़ से ये पता लगा लेते हैं कि ये जो पत्थर है यहाँ से टूटने वाला है या इसमें सुराख है। उस जाति से खंडवा या खंडार कुछ ऐसी जाति है, वो जाति गढ़ बनाने में इनकी सहायता करती है। फिर एक पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर और गढ़ प्राचीर जो है, बड़ा सुंदर गढ़ है। और दूसरी उसकी खास बात यह है कि अगर हम ऊपर से देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, दूर दूर तक जो अगर कोई आक्रमण करता है तो दूर से दिखाई दे जाता है। काफ़ी फिल्मों की शूटिंग इस दुर्ग पर हो चुकी है। रुडयार्ड किपलिंग जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ पर काफ़ी दिन रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो दुर्ग है ये किसी व्यक्ति का नहीं बनाया हुआ है, ये दुर्ग जो है किसी परियों का या किसी महान देवताओं द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो है मेहरानगढ़। अंदर से अगर आप देखते हो तो दुर्ग में जो कोष है वहाँ उसके नीचे जो है एक राजिया भूमि नाम का एक व्यक्ति था, उसकी जीवित बलिदान दिया गया था। ये माना जाता है कि उस पर किसी ब्राह्मण ने ये बताया था कि इसमें अगर कोई अपनी इच्छा से बलि देता है तो राजिया भूमि नाम का एक व्यक्ति था, उसने वो बलि के लिए हाँ कर दी थी। बाद में जो जोधपुर महाराजा थे उनको काफ़ी जगह दी थी। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। इससे पहले मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मंडोर थी और बाद में इसकी जो राजधानी थी वो जोधपुर हो गई थी। जोधपुर के जो प्रमुख राजाओं में से थे एक बीका थे, जिसने बीकानेर नगर की स्थापना की थी और शनिवार के दिन की थी। थावर कीजिए थरपना बुध कीजिए व्यापार, तो थावर शनिवार के दिन ये बीकम के 5 पुत्र थे। और राव जोधा जो थे अपने बचपन के समय इनके पिता उस समय अपने जब इनके पिता की हत्या की गई थी तब ये मेवाड़ में थे। तब एक नगर जी ने ये कहा था कि भाग जोधा तेरो ऋण मारे जा, तब ये जोधपुर भाग कर आ गए थे। फिर ये अंत में उनको ये लगा कि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक आवड़ बावड़ की संधि हुई थी, उसमें इन्होंने कुंभा से अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, कुंभा का जो पुत्र था रायमल, उससे अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह स्थापित किए थे ताकि इनमें जो पारिवारिक संबंध और जो कलह है जो थी वो मिट जाए। तो आज हम पढ़ते हैं जोधपुर दुर्ग कैसा था, क्या विशेष बात की परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं। चलो आइए देखो, सबसे पहले जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ अपनी विशालता के कारण गढ़ बड़े मेहरान, तो मेहरानगढ़ देखो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और स्थिति भाकर चिड़िया ये कहते हैं। कई किताबों में आपको ये नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहाँ जब जाओगे वहाँ के जो गढ़ के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमुख रूप से इतिहास से अपना संबंध रखते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि साहब ये, तो उन्होंने मुझे ये बताया था भाकर चिड़िया, ये चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर ये बसा गया है। निर्माता राव जोधा थे। जोधा ने अपने नाम पर ही जोधपुर नगर की स्थापना की थी 1459 में। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ उसके साथ में, इसके 100 वर्ष बाद 1559 में उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। जब इन्होंने 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, उस समय जोधपुर को ही अपनी राजधानी और अपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया था। इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। ये कहा जाता है ब्लू सिटी इसको इसलिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि
ब्राह्मणों ने अब अपने को अलग दिखाने के लिए अपने जो मकानों के जो कलर है वो ब्लू कलर के, नीले कलर के करा लिए गए थे, तब इसको नीली नगरी भी कहते हैं। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो उसमें कोस द्वार या गढ़ के अंदर है एक महल बना हुआ है वो पूरा का पूरा ब्लू कलर का है, इसलिए इसे ब्लू नगरी कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है, अत्यधिक सूर्य का प्रकोप वहाँ पर रहता है, अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है। और इस दुर्ग राव जोधा ने इसकी राजधानी बनाई थी। पहले इसकी राजधानी जो थी वो मंडोर थी। इसके उपनाम है मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और जोधाना। यह दुर्ग जो है मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित है। मंडोर जो था ये मुख्य था पहले, और मंडोर जो रावण जो है अपने आपने पढ़ा होगा, राम और रावण है, रावण का जो ससुराल है, रावण एमपी के थे और इनका ससुराल जो मंदोदरी थी इनकी पत्नी वो भी मंडोर की थी। यह दुर्ग मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पंचेटिया पहाड़ी पर है। इस दुर्ग के निर्माण अभी मैंने आपको बताया था कि राव जोधा ने 1459 में, ये डेट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 1459 ईस्वी में कराया था। अपनी विशालता के कारण इसका नाम मेहरान गढ़, मैंने बताया था कि गढ़ बड़ियों मेहरान, और मयूराकृति होने के कारण इस किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, यानी मोर जो अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी आकृति होने के कारण इस दुर्ग को हम मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर नगर बसाया था और अपने नाम पर उन्होंने जोधपुर कहलाया था। राज्य की राजधानी में, क्योंकि पहले मंडोर थी और मंडोर के बाद में इन्होंने राजधानी जो थी वो जोधपुर कर दी। इससे पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। ये देखो अभी मैंने बताया था। इस किले के निर्माण के समय राजिया भामी नामक एक व्यक्ति को किले की नींव के अंदर जिंदा दफन किया था। ये जानबूझ के नहीं किया गया था, किसी वशीकरण या कुछ ऐसी शक्ति के कारण किसी ब्राह्मण या किसी तांत्रिक ने ये बात बताई थी कि जिसके कारण इसका हमेशा फलता फूलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस राजिया भामी को बाद में जो जोधपुर के जो राजा है उन्होंने खूब दान और मकान वगैरह इनको आर्थिक सहायता खूब दी थी अपनी इच्छा से, वैसे नहीं कि भी जबरदस्ती। राजिया भामी नामक व्यक्ति को किले की नींव के अंदर जिंदा दफना दिया गया था। इस दुर्ग के साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़, अगर ऐसे महान व्यक्तित्व जिसे अणबीलिया मोती कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका चरित्र जो होता है, जिनका कैरेक्टर होता है वो सदा उज्जवल रहता है। जिन्होंने दुर्गादास जो राठौड़ है, ये अजीत सिंह उस समय जब औरंगजेब कहा था कि अजीत सिंह जी को जो है जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी जामरुदों के बाद में अफगानिस्तान में, और सबसे पहले ये माना जाता है कि जसवंत सिंह जी आज भी वहाँ पर जो जोधपुर में अनार होते हैं, सिंदूरी अनार जो होते हैं, वो लाने का श्रेय जो है जसवंत सिंह को ही दिया जाता है। सिकंदर के समय जो अनार होते थे वो ये कहता था कि जोधपुर जैसे अनार कहीं नहीं होते हैं, तो लाने वाले जो थे आपके जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब ये कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, और उनके जो दो पुत्र होते हैं जिनमें अजीत सिंह राजा बनते हैं, और अजीत सिंह को ये कहा जाता है, अजीत सिंह जब बचपन थे तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली ले आओ और यहाँ से ये शासन करेंगे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ अपनी चालाकी और अपनी स्वामी भक्त के लिए जाने जाते थे। इन्होंने औरंगजेब से बचकर कैसे जैसे यहाँ लाए, और अजीत सिंह को ये कहा कि भी धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन औरंगजेब की इस बात को नहीं मानी, इसमें भी स्वामी भक्त। लेकिन इनका जो अंत था वो बड़ा दुखद था, क्योंकि अजीत सिंह जी जो थे, श्यामलदास ओझा जी जो है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा जो है, वो ये कहते हैं कि अजीत सिंह जी जो थे वो कान के कच्चे थे और इन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए थे विश्वासघात होकर। फिर ये क्षिप्रा जो नदी है, उज्जैन या एमपी चले गए थे, वहाँ पे क्षिप्रा जो नदी है वहाँ पर इनका देहांत हो जाता है। बड़े ही इनके जो पिता थे ये भी कहते हैं कि मेरे जो पिता भी इतने इन पर खुश नहीं थे, लेकिन ये यहाँ पर जोधपुर में भी अपने गढ़ में ईमानदारी से उन्होंने काम किया था और अपनी स्वामी भक्ति के लिए वो गाना आपने सुना होगा, दुर्गोदास कटा जब लड़ पड़े दिल्ली सु, ऐसा कुछ गाना भी है, वो धरती दोहराई वाला जो गाना है जिसमें वो दुर्गादास राठौड़ तो बड़ी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे। तीरथ सिंह सोढ़ा जो कि युद्ध में अपनी पराक्रम के लिए जाने जाते थे, और धन्ना और भीमा जो कि मामा भाणजा थे, दो पराक्रमी योद्धा थे, की कहानी इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। 1544 में क्या होता है कि शेरशाह सूरी दिल्ली का जो राजा होता है, हुमायूं को हटा देता है, दिल्ली की राजनीति गड़बड़ा जाती है। हुमायूं
अकबर का पिता और बाबर का पुत्र, उसको हटाकर शेरशाह सूरी, एक चालाक अफगान होता है, वह आक्रमण कर देता है। उस समय यहाँ का राजा होता है मालवा का, मालदेव सॉरी, जिसे हसमत वाला राजा भी कहते हैं। हसमत वाला राजा का अर्थ होता है ठाट बाट से रहने वाला, ठाट बाट से रहने वाला राजा। और इस समय वह आक्रमण करता है और उन्होंने विश्वासघात दिया, कुछ सेनाओं को कच्चे पर्चे वगैरह छपवा दिए थे और 10-10 हजार रुपये सैनिकों को दे दिए थे। हालांकि युद्ध में मालदेव ये एक बार शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है इस पर। शेरशाह सूरी के किस्मत अच्छे थे या क्या कहें हम, ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी युद्ध में हारने वाला होता है, दोपहर की नमाज पढ़ता है और पता नहीं अल्लाह ताला की क्या करामात होती है और ये युद्ध जीत जाता है। तब उस समय उनके मुंह से एक बात निकलती है शेरशाह सूरी की कि 2 मुट्ठी बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता। और उसके बाद में राव मालदेव जो थे वो वापिस इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो 1544 में शेरशाह सूरी जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद मालदेव की आप अगर देख लीजिएगा हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा, ठाटबाट से रहने वाला, ये उपाधि किस राजा की थी? ये थी मालदेव की, बहुत ताकतवर राजा था। महाराजा मान सिंह के समय वीर कीरत सिंह सोढ़ा, जो जोधपुर किले पर शत्रुओं का महाराजा मान सिंह के समय वीर कीरत सिंह सोढ़ा जोधपुर के किले पर शत्रुओं से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसकी छतरी जो है जयपुर के पास उपस्थित है, आज भी है, वर्तमान समय में भी है। और प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग साहित्यकार जो थे वो लंबे समय तक इस दुर्ग में रहे थे, जोधपुर किले में रहे थे। उन्होंने इसलिए किले में देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। वो कहते हैं कि ये जो दुर्ग है ना, एक आम आदमी नहीं बना सकता है। इस दुर्ग के निर्माण में देवताओं या परियों या फरिश्तों द्वारा ही निर्माण किया गया है। ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहने वाले कौन थे? साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग। और महाराजा मान सिंह ने किले की चाबियां एक बार अंग्रेजी कप्तान जो थे उनको सौंप दी थी। इसलिए सौंप दी थी क्योंकि किले में निहत्थे और महिलाएं, बच्चे हैं, उन पर रक्तपात नहीं हो, तो उनकी जान बचाने के लिए जो किले की जो चाबियां थी वो महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों को सौंप दी थी। अब बात करते हैं देखो किले की स्थापत्य का अन्य स्थल। देखो जोधपुर जो अपने पत्थरों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, वो भी लाल पत्थरों के लिए निर्मित अलंकृत जालियों के कारण विशिष्ट रहा है। महाराजा सूर सिंह ने यहाँ पर मोती महल, देखो मोती महल है, मोती मस्जिद है, तो ये थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये मोती महल है और सुनहरी अलंकरण, गोल्डन जैसी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत और जो दीवारें हैं वो सोने की पॉलिश की बारीकी से काम जो करने वाले थे वो तखत सिंह ने करवाया था। बनाने वाले थे मोती महल को कौन थे? सूर सिंह जी, सूर सिंह जी। और जिस पर सोने की दीवारों पर सोने की पॉलिश और बारीकी का काम जो है महाराज तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराज अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल, अभय सिंह द्वारा फूल महल जो है वो पत्थर पर बारीकी खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराजा अभय सिंह ने बनाया था। इतना ध्यान रखिएगा, फूल महल किसने बनाया था? अभय सिंह ने। और कहाँ पर है? जोधपुर दुर्ग के अंदर है। और जब ये दुर्ग मुगलों के अधीन, मुगलों ने इसको खालसा घोषित कर दिया गया था। खालसा का अर्थ होता है सीधे केंद्र के नियंत्रण में, वहां से केंद्र से जो जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन होता है वैसे। तो खालसा उठाने के बाद में अजीत सिंह ने यहाँ पर एक फतेह महल बनाया था, कि फतेह का होता है जीतना, की फतेह महल बनाया था। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित एक पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय भी है, बड़ा सुंदर है, कभी जाने का मौका मिले तो अवश्य देखना। और आज भी वो कार्यरत यहाँ मौजूद है। उसमें बड़ी बड़ी भैया हैं जिनका इतिहास का जीर्णोद्धार वर्तमान के जो शासक अपने गढ़ सिंह जी को करवा रहे हैं। फिर एक किले के अन्य स्थलों में चौखेड़ा महल है, बीचला महल है, शेरगार चौकी। देखो साहब, शेरगार चौकी थी, इसमें जब राजपूत राजा नया शासक जब बनता था तो उस शेरगार चौकी पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था।
तो कई बार पूछ लेते हैं कि साहब श्रृंगार चौकी क्या है। तो श्रृंगार चौकी जो है राजपूत राजा जब नए शासक बनते थे, और इस चौकी पर यह भी माना जाता है कि जब युद्ध के लिए केसरिया बाना जब धारण करते थे तो वीर योद्धाओं के लिए अपनी जो तलवार थी, तलवार पर तिलक निकाला जाता था अपनी शौर्य और प्रतीक का, और एक उस के साथ युद्ध के लिए ये तैयार हो जाते थे। और ये श्रृंगार चौकी पर नए राजाओं के लिए राज तिलक होता था। फिर किले में लंबी तक मार करने वाली जो अनेक प्राचीन तोपें हैं। देखो आप इन तोपों का कई बार सीधा का सीधा पूछ लेते हैं कि जैसे हाथियों का, राणा प्रताप के हाथियों का पूछ लिया गया था, घोड़े का पूछ लिया गया था, और जैसे एक बार चांदी के गोले किस दुर्ग में दागे गए थे, चूरू का जो किला था उसमें। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इनका जो नाम है सीधा का सीधा बोले कि ये क्या है, इनके नाम से नहीं लगता कि साहब ये तोप है। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखिएगा कि किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, चमचमा, कड़क बिजली, बगसवाहन, बिच्छू बाण, नुसरत, गुबार, धूड़धानी, नागबली, मारगवा, व्याधि, मीरचंद, मीरबख्श। एक वैसे मीरबख्शी जो होता है वो सेना का वो सेना के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीरबख्श जो है वो तलवार है। दहशे कलम और गजट नाम की तोपें जो है वो प्रसिद्ध है, और दुर्ग की प्राचीन पर तोपों का संग्रह किया गया था। और गुबार जो तोप है आपकी, जो ये गुबार तोप है, ये दौलत खाने में आज भी वर्तमान में भी है। ये थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जरूर ले लें कि आप तोपों का जो नाम है वो। और ये तोपें जो है एक अहमदाबाद में बनाई गई थी। एक जब जालोर दुर्ग पर अधिकार किया था उस समय भी ये तोप जो है वो महाराजा अजीत सिंह ने, देखो किलकिला जो तोप थी वो महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद है गुजरात में, अहमदाबाद में बनाई थी। शंभू बाण जो तोप है महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी। किलकिला जो तोप है वो अजीत सिंह अहमदाबाद में बनाई थी। शंभू बाण जो तोप है वो अभय सिंह जो थे वो सर बुलंद खां से छीनी थी। जबकि गजनी खां नामक तोप महाराजा अभय सिंह जी ने जब 1607 में जालोर पर आक्रमण किया था तो वहां से लेकर आए थे। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, बगसवाहन, बिच्छुबाण, नुसरत, गुबार, धूड़धानी, नागफली, मारवा, व्याधि। देखो नाम थोड़े से ऐसे हैं लेकिन ये सब तोपें हैं। अब देखो किले के मंदिर की अगर बात करते हैं तो चामुंडा माता का मंदिर है, आनंदगढ़ का मंदिर है, मुरली मनोहर जोशी जी का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर जो था वो 2008 में दीवार ढह गई थी और 200 व्यक्ति मारे गए थे। यशराज चोपड़ा जो समिति थी वो बिठाई गई थी, और बाद में जो इस चामुंडा माता दुखांती का में ये शायद होली के पर्व की बात है। माता जी के वहां पे दीवार ऐसी थी, कमजोर थी, ढह गई थी। बाद में जो जोधपुर के वर्तमान जो राजा है उन्होंने उनको काफी आर्थिक सहायता भी दी थी। देखो किले के मंदिरों में चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर जोशी का मंदिर था, आनंदगढ़ जी का मंदिर प्रसिद्ध था, और दुर्ग के अंदर राठौड़ों की कुलदेवी। देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती है, कुछ किताबों में जो नहीं जानते हैं वो ये लिखते हैं कि राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो करणी माता है। देखो करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। रिद्दूबाई इनका नाम था, चारण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और फिर वो वर्तमान में उनका मंदिर जो है करणी काबा वाली माता जो है देशनोक में है। रिद्दूबाई चारण की कुलदेवी है, वो इनकी आराध्य देवी है राठौड़ों की। और जब आपके बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी जब जेल में थे तो चील बनकर उनको बचाने के लिए वो माँ आई थी, करणी माता, काबों वाली देवी या चूहों वाली माँ या डोगरी के नाम से वो जानी जाती है। इस किले की जो निर्माण में जो नींव रखी थी वो रिद्दूबाई या माँ करणी जी ने ही रखी थी। राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणेची माता है, और नागणेची माता का मंदिर भी इस किले के अंदर है। इस दुर्ग में भूरे खां की मजार है, ये भी आप अंडरलाइन कर लेना कि भूरे खां की मजार कहाँ पर है, तो जोधपुर दुर्ग में है भूरे खां की मजार। जोधपुर दुर्ग में जल आपूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर नामक तालाबों से होता था। देखो मारवाड़ में इतना पानी की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं थी और इसलिए वो तालाब बनाते थे, और पूरे दुर्ग में ये समय देखो उस समय पूरे दुर्ग में ये जो दो तालाब है रानीसर और आपका पद्म सागर, इस तालाबों से इन तालाबों से पूरे जो गढ़ की है वो आपूर्ति होती थी। गढ़ के अंदर सेना भी रहती थी और जो
राजसी परिवार है, राज परिवार है, वो भी इसमें ही रहता था। जोधपुर दुर्ग में मेहरानगढ़ संग्रहालय संचालित है। वर्तमान समय में भी ऐसा मेहरानगढ़ संग्रहालय है जो अतीत अपने इतिहास की बहुमूल्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से सजाए हुए हैं। देखो, एक तो मेहरानगढ़ संग्रहालय है, एक पुस्तक प्रकाश जो है, पुस्तक भंडार भी वो भी वहां पर है। तो ये जो है मेहरानगढ़ संग्रहालय है जो वर्तमान समय में, जिसमें अतीत की बहुत सारी चीजें जो हमें इतिहास को जानने के लिए, देखने के लिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी प्रमुख रूप से है। ये था साहब आपका मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो। अब नोट्स जो है वो आपको मैंने बताया था कि आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये कि यही, कोई अन्य नहीं है, ये मैं अपने हाथ से हस्तलिखित नोट्स है जो मैं घर पे मैंने तैयार किए हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अपनी तीसरी क्लास में जो वैदिक सभ्यता के प्रश्न उत्तर रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।